नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रांस की क्रांति की क्या सामाजिक आर्थिक पहलू थे, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। लेकिन इस सेकंड लेक्चर में हम इससे आगे का इसका इतिहास देखेंगे फ्रांस की क्रांति का। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है फ्रांस की क्रांति के आगे के क्या महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उभरते मध्य वर्ग में ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। जो फ्रांस में एक मध्य वर्ग उभर रहा था, उसने जो फ्रांस में विशेषाधिकार थे उनके अंत की कल्पना की, उनको ख़त्म करने की कोशिश करी। एकजुट होकर जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे उनसे संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तो ये जो थर्ड स्टेट, अब हमें पता है कि समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग थे यहाँ पे। पहला था पादरी दूसरा वर्ग था दूसरा जो वर्ग था जो थे कुलीन वर्ग, और जो तीसरा हमारा वर्ग था उसमें गरीब किसान ये लोग आते थे। इन्हीं तीसरे वर्ग में से जो कुछ लोग व्यापारी आए हैं, कुछ पेशेवर लोग थे, कुछ वकील थे, कुछ प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले लोग थे, ये इस तीसरे वर्ग में आए। ये सब पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह कल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अपने टू ट्रिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। तो आपको याद रखना है कि लॉक का जो बुक है टू ट्रिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुक किसकी है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो बुक है ये लॉक के द्वारा लिखी गई है। उसमें लॉक ने इस बुक में जो राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत जो था उसका खंडन किया है। लॉक ने क्या किया है, जो राजा के देवी और निरंकुश सिद्धांत या अधिकार थे उनका खंडन किया है। तो ये आपको याद रखना है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो अभी रूसो की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या कहा है कि जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। तो इन महान जो क्रांतिकारी लोग थे इन्होंने इनकी जो विचारक थे इन्होंने इन क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश थे उनको क्या करा था, ब्रिटेन से मुक्त कराया था। और जब यहाँ पे सरकारें बनी, यहाँ पे संविधान बना, तो इन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों को, इन्हीं क्रांतिकारियों के द्वारा दिए गए मॉडल को अपनाकर वहाँ पे सरकार बनी। अब हम बात करते हैं आगे। दार्शनिक विचारों पर काफ़ी हाउसों व सैलानों की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुईस सोलवा द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। ये आपको एक तात्कालिक कारण पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ था कि जो क्रांतिकारी लोग थे, जो विचारक थे, उनके द्वारा जो अखबारों में लिखा गया उनके विचारों को, तो जो अनपढ़ लोगों के लिए भी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग उनको ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे ताकि वो भी उन चीज़ों को समझ सके और क्रांति के लिए खड़े हो सके। और साथ ही लुईस सोलवे ने यहाँ पे होना कर लगाने का प्रयास किया जिससे कि जनता पूरी तरह से भड़क गई और क्रांति की मशाल जल उठी। हम बात करते हैं आगे। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि क्रांति किन कारणों से हुई। लुईस सोलवे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे ए स्टेट जनरल
जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए, और इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुईस ने 5 मई 1989 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए ए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो कि आमने सामने की कतारों पर बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। जो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधित्व है वो अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों की सभा में प्रवेश वर्जित था। तो आपको ये पता होना चाहिए, किसानों, औरतों और कारीगरों का इस सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ए स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार लुईस 16वें ने इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिससे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रूसों ने अपनी जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें उसने प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक सिद्धांत था, तो इसका उन्होंने समर्थन किया और रूसों ने इसको अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधिमंडल वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबयो और आबे सीए ने किया। मिराबयो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत को समझता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई से जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों ने भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय के आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग ने लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब इससे आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विभक्त एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। तो आप देख सकते हैं फ्रांस में संविधान किस प्रकार बना। तो दोस्तों, ये था फ्रांस की क्रांति का हमारा अंतिम लेक्चर। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति
यह समाप्त होती है। इस प्रकार आंदोलन हुए, वहाँ के सामाजिक चिंतकों ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, ये सब आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से दार्शनिक विचारों ने अपने क्या विचार दिए, वो सब आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन से दार्शनिकों ने इस क्रांति में भाग लिया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, जो इन दार्शनिक है इनकी पुस्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से दार्शनिक की कौन सी पुस्तक है। जैसे कि अभी आप फॉर एग्जांपल हम देखें तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये इसके लेखक की अगर हम बात करें तो रूसो ने के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और मॉन्टेस्क्यू ने अपने जो विचार दिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब फ्रांस की क्रांति में हुआ और इसी से पूरे विश्व ने संविधान बनाने की प्रेरणा ली। अब आप अगर ये दोनों लेक्चर पूरी तरह से देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आप फ्रांस की क्रांति को अच्छे से समझ रहे होंगे और पूरी तरीके से जब भी इससे क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। डेफिनेटली इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर इतना आपने पढ़ लिया इस लेक्चर में तो आप फ्रांस की क्रांति से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से हल कर रहे होंगे। तो एक बार इसका आप नोट्स बना लें अच्छे से और इसको पढ़ें, बार बार 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इससे के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। यहाँ पे 2-3 आपको नाम याद रखना है दार्शनिकों के, जैसे कि लॉक हो गया, लॉक के बाद रूसो हो गया और मॉन्टेस्क्यू हो गया। ये प्रमुख यहाँ पे दार्शनिक रहे हैं जिन्होंने अपने विचार से समाज को जगाने की कोशिश करी ताकि वो इस क्रांति को अपने अंतिम चरण में पहुँचाए और जो फ्रांस का राजतंत्र था उसको समाप्त करें और वहाँ पे संविधान की स्थापना करें। तो देख सकते हैं आप यहाँ से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। डेफिनेटली आप इसको अच्छे से पढ़ें और नोट्स बनाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।